तो हम लोग चल रहे हैं चर्चा करने के लिए क्या चीज के बारे में, तो हम लोग चल रहे हैं चर्चा करने के लिए नाइट्रिक एसिड के बारे में। अरे क्या जानते हो, नाइट्रिक एसिड को एक्वा फोर्टीज भी बोलते हैं। नाइट्रिक एसिड का एक नाम क्या बोलते हैं, एक्वा फोर्टीज के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। और अगर बड़े पैमाने पर बनाना हो तो यह दो तरीकों से बनाया जाता है। लार्ज स्केल पर नाइट्रिक एसिड अगर प्रिपेयर करना हो तो दो तरीकों से प्रिपेयर करते हैं। एक को बोलते हैं बर्कलैंड एंड आइडे प्रोसेस और दूसरे को बोलते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस। एक को कौन सा नाम बोले थे, बर्कलैंड एंड EYDE आइडे प्रोसेस और दूसरे को क्या बोले थे, दूसरे को बोले थे ओस्टवाल्ड प्रोसेस। जानते हो बेटा, दोनों में लास्ट स्टेप में सिमिलरिटी है, डिफरेंस है पहले स्टेप शुरुआत में ही डिफरेंस है। बर्कलैंड एंड आइडे प्रोसेस में एयर यूज किया जाता है रॉ मटेरियल के रूप में। बर्कलैंड एंड आइडे प्रोसेस में शुरुआती मटेरियल के रूप में क्या यूज किया जाता है, एयर, जबकि ओस्टवाल्ड प्रोसेस में अमोनिया यूज किया जाता है। बर्कलैंड एंड आइडे प्रोसेस में हम लोग डस्ट फ्री, मॉइस्चर फ्री एयर लेते हैं। डस्ट फ्री और मॉइस्चर फ्री एयर अगर ले लिए तो एयर के दो ही मेन कंपोनेंट वहां रह गए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। उन में हम लोग इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करवाते हैं। तो इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करवाते हैं तो यह नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है, 2NO में बदल जाता है। बेटा ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल होता है, इसलिए लीच प्रिंसिपल वाला प्रिंसिपल भी यहाँ पर अप्लाई होता है, ठीक। यह NO गैस जो होता है इसमें खुद ब खुद टेंडेंसी होता है खुद को ऑक्सीडाइज करके क्या चीज में बदल लेने का। नाइट्रिक ऑक्साइड खुद ब खुद ऑक्सीडाइज होकर खुद को बदल लेता है क्या चीज में, NO2 में बदल लेता है। और इस NO2 को हम लोग क्या करते हैं, वाटर में घोल देते हैं। आप लोग को बताए थे ना, NO2 जो होता है वो मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। NO2 को पानी में घोलेंगे तो 1 मोल HNO2 और 1 मोल HNO3, नहीं बताए थे। HNO2 जो होता है वो मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, तो इसको पानी में घोलेंगे तो ये पानी में घुलकर 1 मोल HNO3 प्लस 1 मोल क्या चीज में बदल जाता है, HNO2 में बदल जाता है। और जानते हो बेटा, ये HNO2 जो होता है वो भी धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होकर यह HNO2 भी जैसे जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है खुद को ऑक्सीडाइज करके ये बदल जाता है HNO3 प्लस ये 2NO प्लस H2O, 2NO प्लस ये H2O। तो ये NO जो बना है ये वेपर बन के निकल जाता है, सॉल्यूशन में हमारा HNO3 ही बचा रह जाता है। तो इस तरह से HNO3 जब बनाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं बर्कलैंड एंड आइडे प्रोसेस, ठीक है। जानते हो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में क्या चीज का यूज करते हैं, ओस्टवाल्ड प्रोसेस में स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं क्या चीज का, अमोनिया का। आपको कैटालिटिक ऑक्सीडेशन बताए थे थोड़ा देर पिछले लेक्चर में, याद है क्या बताए थे कि अगर 4NH3 प्लस 5O2 को प्लैटिनम के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो यह नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है, हाँ, प्लस 6H2O। अरे बेटा इस तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के बाद रेस्ट ऑफ द प्रोसेस तो बिल्कुल वैसा ही है। यह बदल गया NO और ये 2NO को फिर से अगर एयर में छोड़ दिया जाए तो ये बदल जाता है NO2 और NO2 को अगर हम लोग वाटर में एब्जॉर्ब कर लें, NO2 को वाटर में एब्जॉर्ब कर लें तो वो उधर हो जाता है क्या चीज, 3NO2 को वाटर में एब्जॉर्ब कर लें तो 2HNO3 और प्लस ये NO गैस बनकर निकल जाता था, याद है। यहाँ भी NO गैस, वही दोनों रिएक्शन को जोड़ दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं, ये दोनों रिएक्शनों को क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर ये रिएक्शन दोनों में अंतिम वाला फेज वही है, NO बनाने के तरीके में अंतर है। जानते हो ये जो होता है सस्ता होता है, क्यों, क्योंकि एयर रॉ मटेरियल के रूप में यूज किए हैं, वो थोड़ा महंगा होता है लेकिन उसमें प्योर बनता है। अरे भाई एयर में CO2 है, SO2 है, बहुत सारे चीज है, तो वो भी पानी में घुलकर यहाँ जो नाइट्रिक एसिड बनेगा वो प्योर नहीं हुआ करेगा, जबकि वहां पर प्योर अमोनिया लेकर बनाए हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड 100% प्योर, तो नाइट्रिक एसिड भी प्योर बन जाता है। दोनों का यूज किया जाता है जहां जैसा यूज है। अब जैसे मान लो लेदर टेनिंग करना है
चमड़ा उद्योग में चमड़ा साफ करना है, तो वहां पर नाइट्रिक एसिड प्योर ही हो इसका थोड़े जरूरी है, इम्प्योर भी अपना काम करेगा। तो कहीं पर नाइट्रिक एसिड प्योर हमको चाहिए, केमिकल उसका यूज करना है तो फिर उस तरह से बनाकर करते हैं। और जहां इम्प्योर एसिड से भी काम चल सकता है, सस्ता होना चाहिए, इंडस्ट्रियल यूज, तो वहां इस तरीके से भी हम लोग बनाते हैं। तो ये नाइट्रिक एसिड को बनाने का अलग अलग तरीका है। अरे बेटा, एक नाइट्रिक एसिड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जिसमें NO2 घुला हुआ रहे उसी को हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के नाम से पुकारते हैं। नाइट्रिक एसिड के रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। नाइट्रिक एसिड्स के रिएक्शंस का अंत नहीं है, बहुत ज़्यादा रिएक्शंस है। बहुत ज़्यादा रिएक्शन होने के कारण इनके रिएक्शनों का चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। रिएक्शन लिखवाने लगेंगे तो इनके ढेर रिएक्शन हो जाते हैं। सर, इनके इतने रिएक्शन होने का कारण क्या है? इनके इतने ज़्यादा रिएक्शंस होने के कारण क्या है जानते हो बेटा? नाइट्रिक एसिड बहुत मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, प्लस एसिड भी है। हाँ, तो ऑक्सीडाइजिंग, जो एसिड के कारण रिएक्शन किया वो एसिड के कारण रिएक्शन कर जाता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण रिएक्शन किया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अलग अलग कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है तो अलग पावर का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डाइल्यूट रहे तो अलग पावर का, वेरी डाइल्यूट रहे तो अलग पावर का। तो एक एक मेटल के साथ दो दो या तीन तीन अलग अलग कंडीशनों में रिएक्शन ये करने लगता है, तो इसीलिए इनके रिएक्शंस की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जानते हो हम यहाँ पर कुछ एक टेबल बनाने जा रहे हैं। ये टेबल अगर ध्यान से याद रख लोगे तो नाइट्रिक एसिड के बहुत ज़्यादा रिएक्शंस याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टेबल अगर याद रहे तो हम लोगों का बहुत सारा काम उसी से चलते चल जाएगा। ध्यान से सुनना, अगर हम लोग वेरी डाइल्यूट एसिड ले लें, अगर हम लोग वेरी डाइल्यूट एसिड ले लें, ठीक है, और बहुत डाइल्यूट एसिड से अगर हम लोग रिएक्शन करवाएं Mg या Mn को, वेरी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करवाएं Mg या क्या चीज को, Mn को, तो ये हाइड्रोजन गैस देगा। ये यहाँ पर क्या चीज दिया करेगा? हाइड्रोजन गैस। याद रखना, जनरली कोई एसिड को, सुनना सब लोग, जनरली कोई एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्शन करवाओ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ये इतना मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि हमने नाइट्रिक एसिड किसी मेटल पे डाला, हाइड्रोजन निकल रहा था, लेकिन उस निकलने वाले हाइड्रोजन को भी ये क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज करके वाटर में बदल देता है। हाइड्रोजन गैस भी ये सब के साथ नहीं देता है। दो ही ऐसा मेटल है जिसके साथ ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, और वहां भी जो एसिड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वेरी डाइल्यूट। ठीक है, अगर हम लोग वेरी डाइल्यूट एसिड लिए हुए हों और यहाँ पर Fe, Zn या Sn जैसे मेटल के साथ रिएक्शन करवा दें, Fe, Sn या Zn जैसे मेटल के साथ रिएक्शन करवा दें, तो अब की बार ये NH4NO3 प्लस मेटल का नाइट्रेट दिया करता है। NH4NO3 प्लस मेटल का क्या चीज? मेटल का नाइट्रेट दिया करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है वेरी डाइल्यूट के साथ। डाइल्यूट HNO3 के साथ होने वाले रिएक्शन को समराइज करते हैं। अगर यहाँ पर PbCuAg या Hg ले लें, PbCuAg या Hg ले लें और उसको डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करवाएं, तो उधर पर ये NO प्लस मेटल का नाइट्रेट दे देता है। NO प्लस ये क्या दे देता है? मेटल नाइट्रेट दे देता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर Fe या Zn ले लें, अगर यहाँ पर हम लोग Fe या क्या चीज ले लें? Zn ले लें, तो यहाँ पर यह बदल जाता है N2O। यहाँ ये बदल जाता है क्या चीज? N2O प्लस मेटल नाइट्रेट। ठीक, अगर यहाँ पर हम लोग Sn लिए हुए होते तो NH4NO3 बन जाता। अगर Sn लिए हुए होते तो ये क्या चीज बन जाता? NH4NO3 बन जाता। तो ये डाइल्यूट के साथ ये इतना चीज याद रखना है, डाइल्यूट के साथ ये इतना याद रखना है। रह गया बात कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड के साथ, कॉन्क HNO3 के साथ। अरे बेटा, कॉन्क HNO3 के साथ अगर हम लोग देखें तो Zn Fe Pb Cuag, Zn Fe Pb Cuag,
इन सारे मेटल को अगर कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करवाओ तो NO2 देता है। यह इधर क्या देता है? NO2 प्लस मेटल नाइट्रेट। और अगर इसको हम लोग रिएक्शन करवा लें टिन के साथ, SN के साथ, तो SN के साथ रिएक्शन करवाने पर NO2 तो जरूर देता है, लेकिन साथ में मेटा एस्टेनिक एसिड H2SnO3 मेटा, ये वाला रिएक्शन याद रखियो, ये वाला। बाकी सब में मेटल का नाइट्रेट, यहाँ पर मेटा एस्टेनिक एसिड बन जाता है। एक चीज गौर करना, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे निकलने वाले में ऑक्सीजन का परसेंटेज कंसंट्रेटेड के साथ NO2, डाइल्यूट के साथ N2O या NO, और वहां पर वो NH4NO3 बना करता था। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वारेजिया। एक टर्म होता है जिसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? एक्वारेजिया। अरे बेटा जानते हो, एक्वारेजिया हम लोग बोलते हैं 3 पार्ट HCl। एक्वारेजिया हम लोग बोलते हैं 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3 मिला हुआ हो तो इसको हम लोग पुकारते हैं क्या नाम से? इसको हम लोग पुकारते हैं एक्वारेजिया के नाम से पुकारते हैं। ये एक्वारेजिया है। एक्वारेजिया होता क्या क्या है? तो 3 पार्ट वहां होना चाहिए HCl प्लस 1 पार्ट होना चाहिए क्या चीज? HNO3। इसको हम लोग एक्वारेजिया के नाम से पुकारते हैं। अरे बेटा है क्या चीज? सुन, एक्वारेजिया जो होता है ना, उसमें किसी भी मेटल को घोल दीजिए, सारा का सारा मेटल सॉल्युबल होता है। एक्वारेजिया का खासियत क्या होता है कि कोई भी मेटल ले लीजिए, साधारण मेटल जिस पे मजबूत से मजबूत एसिड का असर न पड़ता था, जो हाइड्रोजन के नीचे है, जैसे प्लेटिनम है, जैसे गोल्ड है, इतने इनर्ट मेटल भी एक्वारेजिया में बहुत आसानी से घुल जाते हैं। और उनके घुलने का कारण क्या है वो सुन। होता क्या है कि जब ये HNO3 का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं HCl के साथ, जब HNO3 का रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, तो उधर नाइट्रोसाइल क्लोराइड बन जाता है। उधर बन जाता है क्या चीज? ये NOCl प्लस ये 2H2O प्लस ये 2 मोल Cl, ये नेसेंट क्लोरीन बना करता है। नाइट्रोसाइल क्लोराइड के साथ साथ क्या बना करता है? नेसेंट क्लोरीन। और नेसेंट क्लोरीन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज। नेसेंट क्लोरीन जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज। अब इसमें कोई भी मेटल आप घोल दीजिए, इसमें आप कोई भी मेटल घोल दीजिए, वो क्लोरीन उस मेटल को बदल देगा उस मेटल के क्लोराइड के रूप में। यह क्लोरीन मेटल के साथ रिएक्शन करे तो उसको क्या चीज में बदल देगा? मेटल के क्लोराइड। और मेटल का क्लोराइड तो कुछ न कुछ आयनिक होगा ही। आयनिक मॉलिक्यूल हो जाने के कारण वो क्या हो जाता है? आयन बनकर अंदर घुल जाता है। जैसे मान लो इसमें अब गोल्ड हमने डाल दिया। अरे बेटा गोल्ड हमने डाल दिया तो ये गोल्ड ये 3 ऐसे ऐसे नेसेंट क्लोरीन को लेकर इधर बदल जाएगा क्या चीज में? AuCl3 में बदल जाएगा। ठीक है, और ये AuCl3 भी, यह AuCl3 भी जो होता है वह HCl में, ये AuCl3 भी जो होता है वो HCl में घोलकर क्लोरोऑरिक एसिड HAuCl4 इसको क्या नाम से पुकारते हैं? क्लोरोऑरिक एसिड। ठीक है, अगर यहीं पर प्लेटिनम लेते तो क्लोरोप्लेटिनिक एसिड H2PtCl6 बन जाता, H2PtCl6 बन जाता। तो अगर हम लोग, बात ध्यान देना, अगर हम लोग किसी भी मेटल को एक्वारेजिया में घोल देंगे तो वह मेटल क्या चीज बनकर अंदर घुल जाएगा? वो मेटल का क्लोराइड बनकर घुलेगा। ठीक है, प्लेटिनम को लेंगे तो प्लेटिनम का क्लोराइड, गोल्ड को डालेंगे तो गोल्ड का क्लोराइड, सिल्वर को डालेंगे तो सिल्वर अपने क्लोराइड के रूप में उसमें घुल जाता है। ये एक्वारेजिया का कहानी समझ में आ गया सभी लोगों को? अरे बेटा एक्वारेजिया का कहानी सुनाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम चर्चा करने चल रहे हैं क्या चीज के बारे में? कुछ एक्शन ऑफ हीट ऑन मेटल नाइट्रेट। एक्शन ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट, कुछ नाइट्रेट्स के एक्शन ऑफ हीट। क्योंकि कई जगह वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, कई जगह स्टोकियोमेट्री में भी इन रिएक्शनों का काम आ जाता है। हम चर्चा करने जा रहे हैं एक्शन ऑफ हीट ऑन
क्या बेटा? नाइट्रेट्स, कुछ नाइट्रेट्स पर एक्शन ऑफ हीट के बारे में सभी लोग सुनते चलना ध्यान से। अल्कली मेटल, सबका ध्यान हमारे तरफ है। अल्कली मेटल के नाइट्रेट बहुत स्टेबल होते हैं, उन पर हीट का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चीज अल्कली मेटल में तुम लोग को बताए थे कि जिस अल्कली मेटल का चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा वो आसानी से टूट जाएगा। अल्कली मेटल कॉपी देखना, ये चीज बहुत डिटेल में बताए थे। जो बोल रहे हैं अल्कली मेटल पढ़ा हुआ कॉपी देखना। बेटा अल्कली मेटल में लिथियम को अगर छोड़ दें तो बाकी अल्कली मेटल के नाइट्रेट हीट के प्रति क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, जल्दी नहीं टूटते हैं। अगर हमने कहा जल्दी नहीं टूटते हैं तो इसमें अपने आप दोनों मैसेज छुपा हुआ है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर कभी न कभी टूटेंगे भी। हाँ टूटते हैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर। अगर हम लोग NaNO3 या KNO3 जैसा अल्कली मेटल ले लें और इसको बहुत ज्यादा हीट कर दें तो यह टूट कर उधर नाइट्राइट और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 2NaNO2 प्लस O2। उसी तरह से ये हो जाएगा 2KNO2 प्लस साथ में क्या चीज O2। ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो नाइट्रेट होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो नाइट्रेट होते हैं वो लोग बड़े आसानी से टूटते चले जाते हैं। ठीक है बेटा, जैसे मान लो दूसरा में यहाँ पर CaNO3 ले लिए, ठीक, या PbNO3 ले लिए, या हम लोग यहाँ पर CuNO3 ले लेते हैं। इन सब के नाइट्रेट को अगर हीट कर दिया जाए तो ये लोग बड़े आसानी से डिसोसिएट हो जाएंगे। ये लोग बड़े आसानी से डिसोसिएट हो जाएंगे, उधर मेटल का ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 में बदल जाएंगे। ये हो जाएगा 2CaO प्लस NO2 और प्लस O2 में बदल जाएगा। NO2 का संख्या हो जाएगा 4 और ये बिल्कुल उसी तरह का इनका रिएक्शन भी, ये Pb था, ये हो जाएगा 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 और कॉपर में भी इसी तरह का 2CuO प्लस 4NO2 प्लस क्या चीज O2। ये याद रहेगा, इन लोगों को हीट करने पर मेटल का ऑक्साइड NO2 और O2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अरे बेटा दो मेटल ऐसा है जिनके नाइट्रेट को हीट करो तो डायरेक्ट मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। दो मेटल ऐसा है जिनके नाइट्रेट को हीट करो तो वो डायरेक्ट मेटल में, ये लोग मेटल ऑक्साइड में, और दो को अगला लिखने जा रहे हैं जो क्या चीज में बदल जाएगा, मेटल में बदल जाएगा। माने ऑक्साइड भी ये टूटकर ऑक्सीजन के रूप में, अब वो मेटल के रूप में रह जाएगा। और वो दोनों मेटल है, एक है सिल्वर और एक है मरकरी। अरे बेटा ये 2AgNO3 को हीट करें तो उधर क्या क्या हो जाएगा बता सकते हो? उधर क्या हो जाएगा, 2Ag प्लस 2NO2 प्लस क्या चीज O2। उसी तरह से अगर हम लोग हीट किए हुए हों HgNO3 को हीट कर दें तो क्या हो जाएगा बोल, Hg2 का है, यहाँ एक ही Hg है तो Hg प्लस 2NO2 प्लस क्या चीज O2। Ag और Hg दो ऐसे मेटल हैं जिनके नाइट्रेट को हीट करने पर डायरेक्ट मेटल में बदल जाता है। और NH4NO3 का एक्शन ऑफ हीट तो तुम लोगों को याद होना चाहिए, ये याद है क्या हो जाएगा उधर, ये N2O, नाइट्रोजन जिस दिन पढ़ाए थे उस दिन नहीं बोल रहे थे NH4NO2 को हीट करते थे तो N2, NH4NO2 को हीट करते थे तो NH4NO3 को हीट करते थे तो इधर प्लस H2O। ये इतना एक्शन ऑफ हीट जल्दी से सभी लोग लिख। तो नाइट्रोजन फैमिली में हम लोग आगे चलते हैं और चर्चा करने चलते हैं क्या चीज के बारे में, तो फास्फोरस के बारे में। बेटा फास्फोरस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकलों में से एक केमिकल है। डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड जिसको DNA बोलते हैं, उसमें भी एमिनो एसिड के लिंकेज के साथ फॉस्फेट रेडिकल पाया जाता है। DNA में होता है ना फॉस्फेट, हाँ। और नॉर्मल ग्रोथ के लिए हड्डी में भी फास्फोरस का जरूरत पड़ता है। फास्फोरस जो होता है नेचर में पाया जाता है कुछ फॉस्फेट सॉल्ट के रूप में, जिसको हम लोग फॉस्फोराइट बोलते हैं। एक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइट,
फॉस्फोराइट बोलते हैं। अरे बेटा फॉस्फोराइट का फॉर्मूला होता है Ca3PO4 का होल 2, फॉस्फोराइट इसी को बोलते हैं, यही मिनरल फॉस्फोराइट कहलाता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरएपेटाइट, एक होता है जिसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं, फ्लोरएपेटाइट, ठीक है, फ्लोरएपेटाइट बोलते हैं। अरे बेटा फ्लोरएपेटाइट बोलते हैं जानते हो क्या चीज को, 3 मोल ऑफ Ca3PO4 होल 2 प्लस CaF2, इसको फ्लोरएपेटाइट। अगर वहीं पर CaF2 के जगह CaCl2 रहता ना तो उसको हम लोग क्या नाम से पुकारते, उसको हम लोग क्लोरएपेटाइट के नाम से पुकारते। Ca3PO4 होल 2, इसको हम लोग .CaCl2, इसको हम लोग क्या नाम से पुकारते, क्लोरएपेटाइट के नाम से पुकारते, ठीक है। तो नेचर में फॉस्फोरस इन्हीं सॉल्टों के रूप में पाया जाता है, फॉस्फोराइट सॉल्ट या क्लोरएपेटाइट या फ्लोरएपेटाइट के रूप में पाया जाता है। फॉस्फोरस का एक्सट्रैक्शन एक होता है रिटॉर्ट प्रोसेस, जो पुराना प्रोसेस है। फॉस्फोरस का जो एक्सट्रैक्शन करते हैं एक होता है रिटॉर्ट प्रोसेस, जो पुराना प्रोसेस है, और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस, जो नया प्रोसेस है। हम दोनों के बारे में चर्चा करते चलते हैं, एक तरफ रिटॉर्ट प्रोसेस और दूसरी तरफ क्या चीज, तो इलेक्ट्रो थर्मल प्रोसेस, थर्मल प्रोसेस। अरे बेटा रिटॉर्ट प्रोसेस में जानते हो करते हैं क्या, कि जो भी हमारा फॉस्फेट हमको मिनरल के रूप में मिला है, जैसे Ca3PO4 होल 2 हमको मिला है, इसको H2SO4 एसिड से रिएक्शन करवाकर इसको बदल लेते हैं 3CaSO4 प्लस H3PO4 में। कैल्शियम सल्फेट इनसॉल्युबल नीचे बैठ गया, उसको छानकर अलग कर लेते हैं, उसको छान के क्या कर लिए, अलग कर लिए, तो सॉल्यूशन में खाली ये घुला हुआ रह गया। उसका क्रिस्टलाइजेशन करके और इसको हीट करने लगते हैं H3PO4 को। अरे बेटा H3PO4 को जब हीट करते हैं तो ये बदल जाता है HPO3 प्लस H2O, और HPO3 जो बना है इसको हम लोग बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड पढ़ते हैं। अब क्या करते हैं कि ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड को कार्बन के द्वारा रिड्यूस कर देते हैं, 4 मोल ऑफ HPO3 प्लस 10C, कार्बन के द्वारा कोक मिलाकर इसको रिड्यूस कर देते हैं। तो इधर हो जाता है P4 प्लस 10CO, P4 प्लस 10CO प्लस 2H2O। इस तरह से फॉस्फोरस का एक्सट्रैक्शन होता था, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रिटॉर्ट प्रोसेस। ये ओल्ड प्रोसेस होता है। नए प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फॉस्फोराइट मिनरल लिए, उसमें थोड़ा सा सिलिका और थोड़ा सा कोक मिलाकर उसको हीट कर देते हैं एक बर्तन में, 3 मोल ऑफ Ca3PO4 होल 2 और थोड़ा सा सिलिका SiO2 और थोड़ा सा कोक मिलाकर इसको हम क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, ठीक है। ये 6 SiO2 प्लस 10C हो जाता है। जानते हो बेटा हम बताए थे ना, इम्प्योरिटी हटाने के लिए बाहर से जो ऐड करते हैं उसको हम लोग क्या बोला करते हैं, फ्लक्स। सिलिका यहाँ फ्लक्स के रूप में है, वो कैल्शियम को यहाँ से बाहर कर देता है, कैल्शियम को यहाँ से बाहर कर देता है, कैल्शियम सिलिकेट बनाकर, कैल्शियम को बाहर कर देता है क्या बनाकर, कैल्शियम सिलिकेट। और ऑक्सीजन, फास्फोरस का ऑक्सीजन छीन लेता है वो कार्बन, 10 मोल ऑफ CO, और जो भी फास्फोरस यहाँ पर है वो कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज के रूप में, फास्फोरस के रूप में। तो ये है इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस और ये है रिटॉर्ट प्रोसेस, जो पुराना प्रोसेस था। या ध्यान दिए दोनों में अंतर क्या क्या है, उसमें सब कुछ मिलाकर एक ही साथ हीट करते हैं और इसमें स्टेप बाय स्टेप काम किया करते थे। तो ये था। अरे बेटा जानते हो फास्फोरस के कई सारे एलोट्रॉप होते हैं, एक होता है व्हाइट फास्फोरस, एक होता है रेड फास्फोरस, एक होता है स्कारलेट फास्फोरस, एक होता है ब्लैक फास्फोरस, एक होता है वायलेट फास्फोरस। लेकिन इन सभी में व्हाइट, रेड और ब्लैक ये तीनों फॉर्म जो होता है ज्यादा कॉमन है, ठीक है। 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म ज्यादा कॉमन है, जिसमें एक को बोलते हैं व्हाइट,
एक को बोलते हैं रेड, एक को बोलते हैं ब्लैक। जानते हो बेटा, ये जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है ना, यही येलो फॉस्फोरस भी कहलाता है। जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है इसी को क्या बोलते हैं, क्योंकि उसको अगर व्हाइट फॉस्फोरस असल में होता व्हाइट कलर का ही है, लेकिन अगर उसको थोड़ा देर हवा में छोड़ दें तो सरफेस पर फॉस्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके P2O5 और वो कलर में येलो होता है, तो सरफेस पर उसका येलो कलर अपीयर। थोड़ा देर भी छोड़ दो तो वो व्हाइट नहीं रह जाता है। तुरंत अगर काटोगे ना तो अंदर में व्हाइट दिखेगा, लेकिन थोड़ा देर छोड़ देने पे वो व्हाइट फिर से, तो येलो ही दिखने में तो हमेशा येलो ही दिखते रहता है, तो इसलिए व्हाइट फॉस्फोरस ही, बात समझ गए, शक्तिमान ही गंगाधर है। तो हम लोग चलते हैं तीनों तरह के फॉस्फोरस के बारे में थोड़ा स्टडी करने के लिए, देखते चलना। सुन बेटा, सबसे पहले व्हाइट और रेड के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। जानते हो यह जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है ना, यह थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होता है, कम स्टेबल होता है। व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है वह नेचर में इस तरह के स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाया जाता है। व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है P4 के रूप में इस तरह के स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है, जबकि जो हमारा कौन सा रेड फॉस्फोरस होता है, जो रेड फॉस्फोरस होता है वो इस तरह के स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के साथ पाया जाता है। देखो यहाँ पर एक बीच में तो होगा, ये वाला बॉन्ड ना होगा, ये इधर, और ये अब अलग तरह के इस तरह के यूनिट के साथ बॉन्डिंग हुआ करेगा, ये फिर ये, तो इसमें इंटरलिंकिंग ज्यादा है, तो स्ट्रेन बॉन्डों पर ज्यादा होता है और इसीलिए इसके बॉन्ड कमजोर, ज्यादा रिएक्टिव। यहाँ पर स्ट्रेन उसके तुलना में कम है, तो इसलिए ये थोड़े कम रिएक्टिव। सबसे स्टेबल फॉर्म होता है ब्लैक फॉस्फोरस का। सबसे स्टेबल फॉर्म होता है कौन से फॉस्फोरस का, ब्लैक फॉस्फोरस का। जानते हो ब्लैक फॉस्फोरस जो होता है ना, वो 6 मेंबर्ड रिंग बनाकर इस तरह के फॉर्म में इधर फिर से फॉस्फोरस, इधर भी फिर से फॉस्फोरस, उधर भी फिर से फॉस्फोरस, इस तरह के रिंग के रूप में एग्जिस्ट करता है। ये फिर से इधर एक फॉस्फोरस यहाँ हो जाएगा, एक फिर फॉस्फोरस यहाँ, एक फिर फॉस्फोरस यहाँ, एक फिर यह फॉस्फोरस यहाँ, फिर से ये लोग भी इस तरह के बॉन्डिंग में होते जाएंगे। तो यहाँ पर बॉन्डों पर स्ट्रेन बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए ये जो होता है वो ज्यादा स्टेबल फॉर्म होता है। ये ब्लैक फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर है, ये रेड फॉस्फोरस, और ये जो है वो व्हाइट फॉस्फोरस का। थोड़ा सा हम कुछ बोलते जाते हैं, वो सुनते चलना सभी लोग ध्यान से, सभी का ध्यान हमारे तरफ हो। जानते हो बेटा, यह जो होता है ना वो सॉफ्टी वैक्स लाइक सॉलिड होता है। ये जो होता है वो सॉफ्ट होता है और वैक्स लाइक सॉलिड होता है, और ये जो होता है वो ब्रिटल पाउडर होता है। ये जो होता है वो कैसा होता है, ब्रिटल पाउडर के रूप में होता है। कौन, रेड फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है उसमें गार्लिक लाइक अडर होता है। ये लहसुन का जो महक है ना, व्हाइट फॉस्फोरस ही उसमें होता है, वैसा ही महकता है। ये गार्लिक लाइक अडर होता है और ये अडरलेस होता है, इसमें कोई महक नहीं होता है। ठीक है, जानते हो बेटा, यह पॉइजनस होता है। ये व्हाइट फॉस्फोरस क्या होता है, पॉइजनस होता है, जबकि ये पॉइजनस नहीं होता है। इसका डेंसिटी 1.8 होता है, जबकि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.1 होता है। उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो कितना होता है, 2.1 होता है। हाँ, यह इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 44 डिग्री से। ये मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 44 डिग्री से। और ये जो होता है सबलाइन होने लगता है एब्सेंस ऑफ एयर में 290 डिग्री सी पर सबलाइन होने लगता है। एक बच्चा ने क्वेश्चन पूछा था सब्लिमेशन के बारे में। एक बात सुनना मेरा सब लोग, किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, मेरे तरफ ध्यान सबका। किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, जब लिक्विड को हीट करने के कारण बना वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। अगर ये वेपर का प्रेशर उसके बराबर हो गया तो अपने प्रेशर के कारण एयर को हटाएगा और इरिवर्सिबली ये बाहर की तरफ चलता जाएगा। तो ये लिक्विड के ऊपर का वेपर हट गया तो ये और वेपर निकालेगा, लगातार ये वेपर बाहर निकलते जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ये लिक्विड क्या हो रहा है, बॉइल कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट हम लोग किसको बोलते हैं, जब किसी लिक्विड का वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक है, वो बॉइलिंग पॉइंट उसका है।
अरे बेटा, अगर हम लोग ऊपर का प्रेशर हटा दें, ऊपर वैक्यूम कर दें, तो सबका बॉइलिंग पॉइंट कम होते चला जाएगा। ये बात नहीं समझ में आ रहा है? आओ, बॉइलिंग पॉइंट छोड़ो, सब्लिमेशन। बहुत से सॉलिड ऐसे होते हैं जिनको सॉलिड को हीट करने पे डायरेक्ट वेपर में बदलने लगता है। तो सब्लिमेशन का टेम्परेचर उसका क्या होगा? जब उस सॉलिड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होने लगे। अगर हमने लिखवाया कि AlCl3 जो है वो 270 या 72 कुछ कितना टेम्परेचर था, कुछ ऐसा ही था, इतने टेम्परेचर पर सबलाइन कर जाता है AlCl3। एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैक्यूम में उसके सब्लिमेशन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो ऊपर का एयर ही नहीं है, तो वैक्यूम में उसका सब्लिमेशन का टेम्परेचर उससे कम नहीं हो जाएगा, उससे काफी कम हो जाएगा। तो इस पर किसी ने, एक बच्चे ने कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो ये उसका जवाब था। तो हम जहां थे वहां बोल रहे थे, वापस आ जाते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 44 डिग्री सी, और ये 290 डिग्री सी पर क्या हो जाता है, सबलाइन कर जाता है। ये इसका सब्लिमेशन टेम्परेचर है, ये सबलाइन हो जाता है, सबलाइन कर जाता है। अरे बेटा, दो अंतर जरूर याद रखना, व्हाइट पी और रेड पी में दो अंतर जरूर याद रखना है। सब लोग लिखना बंद करो और सुनो, सामने देखो। जानते हो, यह जो होता है कार्बन डाइसल्फाइड जैसे सॉल्वेंट में, CH2 सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, ठीक है, और यह जो होता है इनसॉल्युबल होता है, ये नहीं घुलता है। ये जो है वो फॉस्फोरेसेंस का घटना दिखाता है। ये कौन सा घटना दिखाता है? फॉस्फोरेसेंस। और ये फॉस्फोरेसेंस नहीं दिखाता है। ये फॉस्फोरेसेंस क्या है? व्हाइट फॉस्फोरस फॉस्फोरेसेंस दिखाता है, और रेड फॉस्फोरस फॉस्फोरेसेंस नहीं दिखाता। फॉस्फोरेसेंस क्या चीज है? अगर फॉस्फोरस को एक अंधेरे कमरे में रख दिया जाए, व्हाइट फॉस्फोरस को, तो वो ग्लो करते रहता है, वो चमकते रहता है, अंधेरे में भी उससे लाइट रिलीज होते रहता है, इमिट होते रहता है। तो अंधेरे में भी व्हाइट फॉस्फोरस से लाइट इमिट करने की घटना को क्या बोलते हैं? फॉस्फोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। जानते हो बेटा, अंधेरे में चमकने का काम दो कारणों से हो सकता है। एक को बोलते हैं केमिलुमिनिसेंस, और एक को बोलते हैं केमिलुमिनिसेंस, और दूसरे को बोलते हैं फ्लोरोसेंस। दूसरे को क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंस। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन करके एनर्जी निकाले और वह एनर्जी लाइट के रूप में निकले, तो वो कहलाता है केमिलुमिनिसेंस। कोई भी केमिकल रख दिए, अपने रिएक्टिव होने के कारण हवा या मॉइस्चर से रिएक्शन किया, और वो रिएक्शन के कारण इतना एनर्जी निकला है, और वो भी एनर्जी लाइट के रूप में अगर निकलने लगे तो वो अंधेरे में चमकने लगेगा, तो केमिलुमिनिसेंस कहलाता है। फॉस्फोरस केमिलुमिनिसेंस के कारण ही चमकता है, और चूंकि फॉस्फोरस है तो इसलिए स्पेशल उसको एक नाम और दे दिए हैं, क्या बोल दिए हैं? फॉस्फोरेसेंस। और एक बोले थे कि इफ्लोरोसेंट होता है, फ्लोरोसेंट नेचर, फ्लोरोसेंस दिखाना, इफ्लोरोसेंट नहीं, फ्लोरोसेंट नेचर। अरे बेटा, फ्लोरोसेंट नेचर जो होता है वो होता है क्या चीज, कि जैसे कोई सब्सटेंस है, लाइट के रूप में रखें तो लाइट का फोटोन एब्जॉर्ब हुआ, उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए, और अंधेरे में, अचानक अंधेरे में गए तो उसके इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड होंगे। इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड होने के कारण अगर वो विजिबल रीजन में रेडिएशन निकालने लगे, बहुत सा टी शर्ट होता है जिसमें केमिकल होता है ऐसा कि आप लाइट में रहिए तो वो, और अंधेरे में जाइए तो, अब बात समझ गए? वो फ्लोरोसेंट नेचर क्या चीज को बोल रहे हैं वो समझ गए? तो ये व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है, इसको अंधेरे में भी रख दो तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके P2O5 बनाते रहता है, और वही P2O5 बनने के कारण जो एनर्जी रिलीज होता है वही लाइट के रूप में रेडिएशन इमिट होते रहता है, जिसके कारण वो अंधेरे में भी चमकते रहता है। तो ये दो चीज जो बोली वो याद रहेगा, ये CH2 में सॉल्युबल है, ये CH2 में सॉल्युबल नहीं है, ये फॉस्फोरेसेंस दिखाता है, वो फॉस्फोरेसेंस नहीं दिखाता है, ठीक है। हम आगे बढ़े। अरे बेटा, हम आगे बढ़ने जा रहे हैं क्या चीज के बारे में, तो एक टर्म हमको बोलने का मन कर रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं होल्म सिग्नल। एक टर्म होता है जिसको हमको बोलने का मन कर रहा है, जिसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? होल्म्स सिग्नल के नाम से पुकारते हैं। ये होल्म्स सिग्नल क्या होता है, सुनना। जानते हो क्या होल्म्स सिग्नल है? क्या बहुत छोटा सा चीज है, लेकिन उसके लिए बोलना काफी ज्यादा पड़ेगा।
हम चर्चा करने जा रहे हैं क्या चीज के बारे में, तो होल्म्स सिग्नल के बारे में। समुद्र में अगर कोई नाव हो यहां पर मान लो, ठीक है, और यहां पर कोई ये हो, कोई चीज ऑब्स्टिकल हो, तो वो उसको डायरेक्ट दिखाई नहीं देगा, ठीक। अच्छा, तो पहले लोग करते क्या थे कि जब सोनार टेक्निक या अल्ट्रासाउंड का टेक्निक नहीं डेवलप हुआ था, तो लोग नावों पर कैनन रखते थे और उस कैनन के बॉल में 2 केमिकल भर के फायर कर देते थे। एक केमिकल होता था Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड, और एक होता था कैल्शियम कार्बाइड। ये दोनों एक बॉल में भरकर फायर कर दिया जाता था। वो बॉल बहुत दूर जाकर गिरा, आग में वो फटा तो ये दोनों केमिकल पानी के कांटेक्ट में आए, ये अगर पानी के कांटेक्ट में आएगा तो फॉस्फीन और डाइफॉस्फीन बनाएगा, कुछ मात्रा में फॉस्फीन और कुछ मात्रा में डाइफॉस्फीन बनाएगा। और ये अगर पानी के कांटेक्ट में आएगा तो एसिटिलीन गैस बनाएगा, C2H2। एसिटिलीन गैस बहुत शानदार जलता है, बहुत बढ़िया जलता है, और ये ज्वलनशील होता है। रिएक्शन के कारण जो एनर्जी निकलेगा उसी से ये जलना शुरू कर देगा। तो ये आग लगाने का काम इसमें करता है, और ये जलता है बहुत बड़े आग का गोला, यहाँ पर बहुत बड़ा आग का गोला बना देगा। तो उधर से अगर लाइट आ रहा है, बीच में अगर कोई ऑब्स्टिकल हो तो उस लाइट में वो चीज दिख जाता था, पता चल जाता था, ठीक है। तो नावों पर पहले यूज किया जाता था होल्म्स सिग्नल, बहुत ज्यादा नहीं। कौन सा केमिकल यूज होता है होल्म्स सिग्नल में, खाली वही याद रखने लायक बात है, ठीक है। होल्म्स सिग्नल में कौन सा केमिकल यूज होता है, ठीक है। तो ये हम चलते हैं चर्चा करने के लिए क्या चीज के बारे में, तो फॉस्फोरिक एसिड के बारे में, फॉस्फोरस से बनने वाले कुछ एसिड के बारे में चर्चा करना है हमको। सुनना, हमको फॉस्फोरस से बनने वाले कुछ एसिड्स के बारे में चर्चा करना है, ध्यान देते जाए। अरे बेटा, फॉस्फोरस के एसिड के बारे में चर्चा करें तो एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड हम लोग बोलते हैं H3PO2। हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोलते हैं क्या चीज को, H3PO2 को। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO3। फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला होता है क्या चीज, H3PO3। एक होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अरे बेटा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 को बोलते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। एक होता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड थोड़ा देर पहले लिखे थे, मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं क्या चीज को, HPO3 को, ठीक है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अरे बेटा, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड होता है क्या चीज, तो H4P2O6, ठीक है। और एक होता है जिसको बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरो क्या चीज, फॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड होता है H4P2O7, H4P2O7 को बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड। जानते हो एक बात, अगर किसी फॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 3 या उससे कम हो तो उसमें अस, और 3 से अगर ज्यादा हो तो उसको हम लोग लगाते हैं इक। देखो ना, फॉस्फोरस इधर वाला सब इक है और ऊपर वाला सब अस है। यहाँ पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो 3 दूना 6 और 3, तो फॉस्फोरस का 3 या 3 से कम रहे तो अस, और 3 से ज्यादा हो तो इक बोला करते हैं फॉस्फोरिक एसिड। अरे बेटा, हमको 2 चीज के बारे में चर्चा करना है। क्या चीज चर्चा करना है, सुन। हमको इनमें से H3PO2, H3PO3 और H3PO4 के बारे में चर्चा करना है। इसका n फैक्टर कितना होता है, ये कितना हाइड्रोजन रिलीज करता है,
ये कितना हाइड्रोजन रिलीज करता है? एक। इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना वो ऐसा स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ है, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना होता है? 1। H3PO3 का एन फैक्टर होता है 2, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है P, ये एक OH, ये दो OH, एक हाइड्रोजन, इससे यही दो हाइड्रोजन रिलीज होने लायक है, तो इसका एन फैक्टर कितना होता है? 2। और H3PO4 का एन फैक्टर कितना हो जाता है? 3। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो स्ट्रक्चर तीनों ऑक्सीजन जो होता है वो OH 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 के साथ लगा रहता है। ठीक है, एक बात जानते हो बेटा, जनरली चाहे कोई भी नॉन मेटल का एसिड हो, जनरली कोई भी नॉन मेटल का एसिड हो, जैसे जैसे नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ते जाता है वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ते जाता है। जैसे जैसे सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ते जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। इन लोगों में उल्टा है, इन लोगों में कहानी क्या है? उल्टा है। जानते हो बात क्या है? इन लोगों में सबसे मजबूत एसिड यही होता है पहले आयोनाइजेशन के प्रति। ये तो एक गो आयोनाइज होगा, ये 2 बार होगा, वो 3 बार होगा, लेकिन पहला आयोनाइजेशन के प्रति इन तीनों में, ये एक्सेप्शनल है, इसको जरूर से याद रखना, इन तीनों में ज्यादा मजबूत एसिड कौन होता है? H3PO2 ज्यादा मजबूत होता है, ये याद रह जाएगा। जनरली ऐसा कहीं नहीं होता है, आपसे अगर पूछे HOCl, HClO2, HClO3, HClO4 में ज्यादा मजबूत एसिड कौन, तो जिसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है वो HNO2, HNO3 में मजबूत एसिड कौन? HNO3। H2SO3, H2SO4 में मजबूत एसिड कौन? H2SO4। लेकिन फॉस्फोरिक एसिड में ऐसा नहीं है, फॉस्फोरिक एसिड में यही ज्यादा मजबूत एसिड होता है, फिर ये और फिर वो हो जाता है टुवर्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन। ये याद रख लेंगे सभी लोग, इतना चीज इसका स्ट्रक्चर और इतना चीज सब लोग लिख लिए। हम लोग थोड़ा सा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। सुनो, अगर हम लोग कहीं पर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 ले लें और इसको हीट करना शुरू करें, अरे बेटा अगर हम लोग कहीं पर H3PO4 को हीट करना शुरू करते हैं तो ये पहले बदलता है क्या चीज में? तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड में, H4P2O7 में, H4P2O7 प्लस H2O में, इसको पायरोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। और इस पायरोफॉस्फोरिक एसिड को H4P2O7 को अगर हम लोग फर्दर हीट करते रह गए तो ये बदल जाता है क्या चीज में? HPO3 में, जिसको मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, 2HPO3 और प्लस H2O। और ये जो HPO3 बना है, अगर इसको हम लोग फर्दर हीट करते चले गए, अगर ये जो HPO3 बना है इसको हम लोग फर्दर हीट करते चले गए तो ये बदल जाता है P2O5 में। HPO3 को अगर हम लोग फर्दर हीट करते चले गए तो ये बदल जाता है क्या चीज में? P2O5 में प्लस H2O। P2O5 का ही डायमेरिक फॉर्म होता है क्या चीज? P4O10 में, माने इसको हीट करने पर P4O10 बदल जाता है। तो ये था इनका एक्शन ऑफ हीट के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, जानते हैं बेटा बेरियम जो होता है, बेरियम के फॉस्फेट का KSP बहुत कम होता है, बेरियम के फॉस्फेट का KSP बहुत कम होता है। वो तुरंत बेरियम में H3PO4 डालेंगे तो बेरियम फॉस्फेट के रूप में वो क्या हो जाएगा? आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाता है। हमको एक चीज बताने का मन है, और हमको एक चीज बताने का मन है तो वो हम इसको नहीं मिटाते हैं, हम नीचे नहीं लिखते चले जाते हैं। सभी लोग लिखना बंद करना, 1 2 3 ध्यान देना। फॉस्फेट रेडिकल का एक टेस्ट होता है, कोई भी सॉल्ट में एसिडिक रेडिकल फॉस्फेट है कि नहीं है उसके लिए एक टेस्ट होता है। हम लोग क्या करते हैं, अमोनियम मॉलिबिडेट नाम का एक केमिकल होता है। कौन सा केमिकल? अमोनियम मॉलिबिडेट। अमोनियम मॉलिबिडेट इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड किसी सॉल्ट के साथ मिलाइए, कोई सॉल्ट में नाइट्रेट है, सॉरी फॉस्फेट है कि नहीं है ये टेस्ट करना है, तो उसमें हम लोग अमोनियम मॉलिबिडेट थोड़ा सा क्या मिला देते हैं? नाइट्रिक एसिड। ठीक है,
उधर अगर हम लोगों को येलो पीपीटी मिल गया अमोनियम मॉलिब्डेट यूज करने पर, उधर हम लोगों को अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट का येलो पीपीटी मिल गया या येलो पीपीटी बाहर से देखने में आ गया, तो इसका मतलब उस सॉल्ट में क्या चीज मौजूद था? फॉस्फेट रेडिकल मौजूद था। याद रखना, अमोनियम मॉलिब्डेट शब्द कहीं पर यूज किया जा रहा है, उसके साथ किसी चीज का रिएक्शन करवाने पे कोई रिजल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उस सॉल्ट में एसिडिक रेडिकल के रूप में क्या मौजूद था? फास्फोरस मौजूद था। ठीक है, रिएक्शन ये होता है, जैसे देखो ये फॉस्फेट रेडिकल है H3PO4, हमने इसमें क्या क्या मिलाया था? हमने इसमें मिलाया था HNO3 और साथ में क्या चीज? साथ में अमोनियम मॉलिब्डेट, ये 12 मोल ऑफ NH4 MOO4 ये अमोनियम मॉलिब्डेट हो गया। ठीक है, NH4 का होल 2 MOO4। अरे तो उधर जो प्रोडक्ट बन जाता है वो हो जाता है NH4 का होल 3 PO4.12 MOO3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड प्लस 21। ये इसका कलर कैसा बताए थे? ये येलो कलर का पीपीटी होता है और इसका नाम क्या बोले थे? अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट प्लस 21 NH4NO3 प्लस 21 NH4NO3 प्लस 12 H2O प्लस साथ में यहाँ क्या चीज? 12 H2O। ठीक है, मीठा है? सुनो, ये जो फॉस्फोरिक एसिड होता है ना H3PO4, यह आपस में जुड़ कर कई सीरीज सॉल्ट बनाता है। ये H3PO4, ये जैसे मान लो ये OH है, ये OH है, ये OH है, ये दूसरा ये आ गया, ये OH, ये OH, ये OH, ये वाटर मॉलिक्यूल लॉस करके इधर ये एसिड बना लेगा। तो इस तरह से जुड़ा हुआ एसिड को हम लोग डाइफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, H4P2O7, जिसको हम लोग पायरोफॉस्फोरिक एसिड बोल दिए थे। तो 2 ठो जुड़ा था तो पायरो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, कई सीरीज जुड़ते चला जाता है, ये लंबा लंबा सीरीज बनते चला जाता है। ठीक है, ट्राइफॉस्फोरिक एसिड, टेट्राफॉस्फोरिक एसिड, इस तरह का लंबा लंबा सीरीज बनाते चला जाता है। कौन? फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल, काफी बड़े बड़े सीरीज भी। अगर आज के बाद कहीं पर डाइफॉस्फोरिक एसिड या ट्राइफॉस्फोरिक एसिड शब्द अगर मिले तो वो कौन सा एसिड का चर्चा कर रहा है? समझ रहे हो? 3 फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, उसका चर्चा कर रहा है। ठीक है, अरे बेटा ये हम चर्चा कर रहे थे क्या चीज के बारे में? तो ये हम चर्चा कर रहे थे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के बारे में। थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमको चर्चा करने का मन है HPO3 का। HPO3 को हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? तो HPO3 को हम लोग बोलते हैं क्या नाम से? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। सुनो ना, ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो होता है ना, ये जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है, यह डाइमेरिक या साइक्लिक फॉर्म या चेन लाइक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। डाइमेरिक फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर होता है, डाइमेरिक फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ये POP, एक इधर डबल बॉन्ड O, इधर OH, फिर इधर डबल बॉन्ड O, इधर OH। डायमेरिक फॉर्म में ये इस तरह एग्जिस्ट करता है HPO3। ठीक है, ट्राइमेरिक फॉर्म में ये इस तरह के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ट्राइमेरिक फॉर्म में ये इस तरह के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक डबल बॉन्ड एक OH, एक डबल बॉन्ड एक OH, एक डबल बॉन्ड एक OH। ट्राइमेरिक फॉर्म में HPO3 इस तरह के रूप में एग्जिस्ट करता है। और पॉलीमराइज्ड फॉर्म जो इसका होता है वो ऐसा होता है, फास्फोरस, ऑक्सीजन, फास्फोरस, एक तरफ डबल बॉन्ड एक तरफ OH, फिर यहाँ ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन, एक तरफ डबल बॉन्ड एक तरफ क्या चीज? OH। इस तरह से बड़ा सा चेन के रूप में ये एग्जिस्ट किया करता है। यह इसका पॉलीमेरिक फॉर्म होता है, किसका? HPO3 का। ठीक है, ये हम लोग चर्चा कर रहे थे फास्फोरस के एसिड के बारे में। अब आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का जो चर्चा करना है वो सुनना। मिटा है इसको, मिटा है। अरे बेटा, जो आखिरी टॉपिक इस चैप्टर में हमको चर्चा करना है वो है फर्टिलाइजर के बारे में। सुनना सब लोग, फर्टिलाइजर के बारे में हमको क्या करना है।
जानते हो पेड़ पौधों को ग्रो करने के लिए 11-12 लगभग 12 एलिमेंटों का जरूरत पड़ता है और वह 12 एलिमेंट होते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, सल्फर। इतने चीजों का जरूरत पड़ता है पेड़ पौधों को नॉर्मल ग्रोथ के लिए, ठीक है। इन 12 एलिमेंटों में से 3 एलिमेंट ज्यादा मात्रा में चाहिए। पेड़ पौधों को 3 एलिमेंट ज्यादा चाहिए, खूब चाहिए, और वह 3 एलिमेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये 3 एलिमेंट ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो जब हम लोग किसी पेड़ पौधों को ये तीनों में से कोई एक या कोई दो या तीनों एलिमेंट कोई केमिकल के रूप में प्रोवाइड करवाते हैं तो उन्हीं केमिकल को फर्टिलाइजर बोलते हैं। The chemicals which are used to supply either nitrogen, phosphorus or potassium to plants, then these chemicals are named as fertilizer. Fertilizer वही कहलाता है, ठीक है जी। अरे बेटा सुनो ना, इसका मतलब फर्टिलाइजर को 3 भाग में बांट सकते हैं, नाइट्रेट फर्टिलाइजर, फॉस्फेट फर्टिलाइजर और पोटास फर्टिलाइजर। पोटेशियम देने वाले केमिकल पोटास फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन देने वाले नाइट्रेट फर्टिलाइजर और फॉस्फेट फर्टिलाइजर। ये इतना क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। नाइट्रोजिनस जो फर्टिलाइजर होता है उसमें जो जो केमिकल हम लोग यूज करते हैं वो केमिकल का हम नाम बोलते चलते हैं। जानते हो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर के रूप में अमोनियम नाइट्रेट का यूज होता है, अमोनियम नाइट्रेट का यूज होता है इसके रूप में। अमोनियम नाइट्रेट जो होता है ना, ये बहुत मजबूत, ध्यान से सुनोगे सब लोग, ध्यान से सुनना। NH4NO3 जो होता है ये खेत में डाल दीजिए तो फर्टिलाइजर के तरह, और किसी उग्रवादी के हाथ में डाल दीजिए तो एक्सप्लोसिव के तरह काम कर सकता है। हाँ, इसके साथ थोड़ा सा चारकोल मिला दो, बम बनाना सिखा रहे हैं इसके साथ थोड़ा सा कोयला मिला दो, चारकोल, और उसको बहुत टाइट पैकिंग कर दो और उसको किसी सर्डन शॉप कहीं पर पटक दो या थोड़ा सा चिंगारी उसमें पहुंचा दिया जाए तो बहुत हैवी एक्सप्लोसिव के तरह वो काम करेगा। और खेतों में डाल दीजिए तो ये काम करता है, ये बहुत तेजी से ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये बहुत तेजी से रिलीज करता है। क्या चीज? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिलीज करने वाला अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट साथ में, कोक इज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट साथ में हो तो ये एक्सप्लोसिव हो जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट साथ में ना हो, प्योर NH4NO3 हो, साथ में कोई इंप्योरिटी ना हो, कोई इसका ऑक्सीजन छीनने वाला ना हो, तो फिर ये एक्सप्लोसिव की तरह बिहेव नहीं करता। फिर खेतों में डाल दीजिए तो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। हाँ, इसलिए ये ओपन मार्केट में बेचा नहीं जाता है क्योंकि जो जानकार लोग हैं वो इसको बहुत आसानी से बम बनाने में यूज कर सकते हैं। अमोनियम सल्फेट यूज किया जाता है, अमोनियम सल्फेट यूज किया जाता है अमोनिया इसके रूप में। और यूज होता है कैल्शियम साइनामाइड यूज होता है, कैल्शियम साइनामाइड यूज होता है। कैल्शियम साइनामाइड समझे, कैल्शियम साइनामाइड हम लोग बोलते हैं क्या चीज को? तो कैल्शियम साइनामाइड हम लोग बोलते हैं CaCN2, CaCN2। जानते हो बेटा CaCN2 के साथ अगर कोक मिला हुआ हो तो फिर इसको नाइट्रोलाइम पुकारते हैं। फिर इसको क्या नाम से पुकारते हैं? नाइट्रोलाइम के नाम से पुकारते हैं। और ये कैल्शियम साइनामाइड है, ये क्या चीज है? कैल्शियम। इन दोनों को मिला के अगर लिख दें तो CaCN2, इसको एक और फॉर्मूला लिख देता है, क्या लिख देता है? CaCN2, ये ऐसे भी लिख देता है, नाइट्रोलाइम हो गया, और ये कैल्शियम साइनामाइड हो गया। कैल्शियम साइनामाइड यूज होता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यूज होता है, कैल्शियम क्या चीज? अमोनियम नाइट्रेट। इसको कैन के नाम से पुकारते हैं, CAN, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, होता क्या चीज है? कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 डॉट NH4NO3, यही होता है कैन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यही होता है। और यूरिया का यूज होता है, और यूज होता है क्या चीज का? यूरिया का। जानते हो बेटा एक बात, नाइट्रेट फर्टिलाइजर बहुत सावधानी से यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का बना हुआ चीज है।
पानी के साथ जैसे ही रिएक्शन करेगा तो एक मजबूत एसिड बनाएगा, तो मिट्टी का पीएच गड़बड़ाने का चांस होता है, एसिडिक मिट्टी एसिडिक बंजर हो जाएगा। यूरिया सबसे बढ़िया फर्टिलाइजर इसलिए माना जाता है क्योंकि वो तुरंत में कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। बात समझे, फर्टिलाइजर यूज करने में सावधानी इस भी चीज का बरतना पड़ता है ताकि वो इसको वो नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो आज हम लोगों का ये नाइट्रोजन फैमिली यहाँ खत्म हो रहा है। इसके आगे का डिस्कशन ऑक्सीजन फैमिली हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए सभी को बाय।